हेलो एस्पायरेंट, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डीएनए आज की फर्स्ट न्यूज है, रिसेंटली 51 फीट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्ध स्टैब्लिश किया गया है कौसंबी में, कौसंबी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। आपको ये याद रखना है, यहां पर लॉर्ड बुद्धा की 51 फीट की स्टैच्यू जो है इंस्टॉल की गई है। अगर आपके एग्जाम में एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लाइन स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्ध कहां पर स्टैब्लिश की गई है या इंस्टॉल की गई है, तो गया, बिहार। इस साल हमने बिहार की बहुत ज्यादा न्यूज देखी है। फॉर एग्जाम्पल बिहार की कटरानी राइस हमने देखा था, बिहार की हमने बहुत ज्यादा। बिहार डे कब मनाया जाता है? हर साल 22 मार्च को। 22 मार्च बिहार कब बना था? 1912। एक और चीज आपको याद रखनी है, यहां पर रिसेंटली राजा राव राम बख्श, इसी साल की न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। राजा राव राम बख्श, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने रिसेंटली इनकी भी एक स्टैच्यू को इंस्टॉल किया है उन्नाव जिले में, जो कि है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड। इस साल इनडायरेक्टली बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि ये राजा राव राम बख्श जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बहुत कम बुक्स में इनके बारे में मेंशन है कि 1857 की जो लड़ाई थी, जो हर कोई जानता है, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने भी लड़ा था, उसमें उत्तर प्रदेश में ये वन ऑफ द क्लोज एसोसिएट थे नाना साहेब के। नाना साहेब कौन थे? चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। उनके कमांडर कौन थे? कौन थे? तात्या टोपे। आपको ये याद रखना है कि ये राजा राव राम बख्श कौन थे? 1857 में इन्होंने उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट किया था, वहां से ये लड़ रहे थे और इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। इसीलिए 28 दिसंबर 1858 को इनको फांसी दे दी गई थी। इस बार आपको 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और ये न्यूज में चल रहे हैं, इसलिए इनका नाम मेंशन किया जा सकता है आपको मल्टी लाइनर में। तो आपको ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए अब गौतम बुद्ध के बारे में हम थोड़ा सा फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गौतम बुद्ध के बचपन का चाइल्डहुड नाम था सिद्धार्थ, इनके पापा का नाम था शुद्धोधन, इनकी मम्मा का नाम था महामाया, और इनकी जो स्टेप मॉम थी, यानी सेकंड शादी हुई थी, उनका नाम था गौतमी। रिसेंट की एक एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया था गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड कि उनके चैरिटियर का नाम क्या था। चैरिटियर का उनका नाम क्या था? जो उनका घोड़ा चलाते थे, उनका नाम था चिन्ना। तो ये आपको याद रखना है, ये रिसेंट की एक एग्जाम का क्वेश्चन है। एक और चीज, गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड आपको एग्जाम में मम्मा पापा भाई बहन जो भी है, उनके जितने भी कनेक्शंस मैंने बताया है उनको आपको याद रखना है। उनके बेटे का नाम था राहुल, ये आपको ये याद रखना है। ये सारे फैक्ट्स आपको पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि कितने साल की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ा था, तो 29। एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था। उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई थी वो हुई थी एट द एज ऑफ 80, ये भी याद रखना है। गौतम बुद्ध की जब जन्म हुआ था वो हुआ था 500 एक और चीज याद रखना है, कहां हुआ था? नेपाल में। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो नेपाल के कहां हुआ था? लुम्बिनी वन। और उनकी जो डेथ हुई थी वो उत्तर प्रदेश में हुई थी, कुशीनगर। ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको डेफिनेटली गौतम बुद्ध से रिलेटेड याद रखने हैं। उनका जन्म कहां हुआ, उनकी डेथ कहां हुई,
ये आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर अभी हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज से ज्यादा एक और 4 नोबल ट्रुथ्स। 4 नोबल ट्रुथ्स। अच्छा, रिसेंट में एक पता है, एक एग्जाम में तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा था कि ये 4 नोबल ट्रुथ्स किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। आपको जैनिज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरोस्ट्रियन अलग अलग ऑप्शन दे दिए गए थे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि 4 नोबल ट्रुथ्स किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म। हो सकता है ये 4 नोबल ट्रुथ्स क्या है ये पूछ लिया जाए। बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रुथ्स इसे कहा जाता है देयर इज अ कॉज ऑफ सॉरो। आपको ये पूछ पता है किसी को यहां पर? कोई मुझे बताएगा 4 नोबल ट्रुथ्स क्या होते हैं? लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, देयर इज अ कॉज ऑफ सॉरो, द सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सॉरो। सब्बम दुक्कम, ऐसे अलग अलग आपको सारे दिए गए हैं। फिलहाल रिसेंट के एग्जाम में ना ट्री पिटाका से एक क्वेश्चन आया था। ट्री पिटाका। अब ट्री पिटाका यानी क्या होता है? सुत्त पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम्मा पिटाका, ये आप लिख लीजिए। अब इसको ज्यादा डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जाते हैं, बट अभी मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि सुत्त पिटाका के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं। किससे रिलेटेड? गौतम बुद्ध से रिलेटेड। रिसेंट की एक एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा था कि महाजनपदास को रिलेट कर दिया गया था। सॉरी, महाजनपदास क्वेश्चन पूछा गया था। महाजनपदास गौतम बुद्ध के किस रिलीजियस टेक्स्ट में मेंशन किए गए? तो आंसर था सुत्त पिटाका। ये आप लिख लीजिए, बहुत कम बुक में मेंशन्ड है त्रिपिटाका। और ये किसमें, कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली। ठीक है। और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। एक है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो मैं लिखा रहा हूं उसको पत्थर की लकीर मानते हुए चलिएगा। मैं हमेशा बोलता हूं जो मैं बोलता हूं वो सीधे एग्जाम में आता है, तो आपको कोई चीज मिस बिल्कुल नहीं करनी है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, रिसेंट में क्वेश्चन पूछा था कि इसके फाउंडर कौन है। तो आपको ये याद रखना है, धर्मपाला। ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन बन चुका है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके फाउंडर कौन थे? ठीक है। और एक नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता। तो आप ये याद रख सकते हो। ये चाहिए, नालंदा यूनिवर्सिटी याद रखना बहुत आसान है। आप इसके अंदर देख रहे हो नाला छुपा हुआ है। नालंदा के अंदर सबको नाला दिख रहा है। अब अक्षय कुमार की आप जब भी मूवी देखो, नाला, रोड, रास्ता, बिल्डिंग्स, हर जगह से कूदते ही रहते हैं। तो नाला से आपको क्या याद रखना है? अक्षय कुमार ना, तो आपको यही रखना है। आपको केवल कुमार टिक कर देना है। नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर नाला ढूंढो, और नाला कौन कूदेगा? अक्षय कुमार। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। चलिए, आज की नेक्स्ट न्यूज क्या है? मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु। रिसेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। ये हाई जंपर है। हाई जंपर। इन्होंने सिल्वर मेडल कहां जीता? एशियन पैरालंपिक्स में। एशियन पैरालंपिक्स, जो कि इस साल कहां होस्ट की जा रही है? चाइना। हर एक चीज पे आपके प्रश्न बन रहा है। आपको इस बार प्रश्न एग्जाम में कैसे आएगा कि ये जो मरियप्पन है ये किस खेल से रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन आपका यही है। हाई जंपर है। इन्होंने रिसेंट में कौन सा मेडल भारत के लिए जीता एशियन पैरालंपिक्स में? सिल्वर। थर्ड क्वेश्चन आपका यही हो सकता है कि एशियन पैरालंपिक्स इस बार कहां होस्ट किया गया? चाइना में। ये चीज आपको डेफिनेटली याद रखना है। इस बार तो उन्होंने सिल्वर जीता है। आपको पता है इसके पहले जब रियो में हुआ था पैरालंपिक्स 2016 में, तब उन्होंने गोल्ड मारा था। 2016 में जब उन्होंने गोल्ड मारा तो 2017 में इनको पद्मश्री दिया गया था। 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिल चुका है। सब लोग मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये आपको कुछ चीजें, फैक्ट्स याद रखने हैं कि मरियप्पन के बारे में। मरियप्पन कौन है?
हाई जंपर है। अब एशियन गेम्स से रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूं। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको कभी भी ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में छोटा सा फर्क बताता हूं, ये अगर आपको वर्ड दिख जाए पैरालंपिक्स, जो लोग थोड़े हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनका पैर ठीक नहीं है, हाथ ठीक नहीं है, एक आंख फुटी हुई है, फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके से वो हैंडीकैप्ड है, केवल उनके लिए ही पैरालंपिक्स होता है। बाकी हमारे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो है, जिनका हाथ पैर पूरे सलामत है, उनके लिए ओलंपिक्स होता है। तो आपको ये याद रखना है, ये कहीं ना कहीं किसी रूप से हो सकता है, किसी का हाथ एक कट गया हो, वो फिर भी जेवेलिन थ्रोअर हो, तो आपको ये याद रखना है बहुत ज्यादा अच्छे से। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं एशियन गेम्स की। थोड़ा सा बैकग्राउंड याद रखिए, मल्टी लाइनर के आपके काम आता है। एशियन गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी? 1951। फर्स्ट एडिशन कहां खेला गया था? न्यू दिल्ली, भारत में। इसके बाद एशियन गेम्स कब हुआ था? 1982। कहां हुआ था? न्यू दिल्ली। जब 1951 का फर्स्ट एडिशन एशियन गेम्स का हो रहा था, तो फर्स्ट एडिशन में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज ने कितनी पार्टिसिपेट की थी? 11 कंट्रीज। ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। एशियन गेम्स का मोटो क्या है? मोटो समथिंग ऑनवर्ड्स है यहां पर, एवर ऑनवर्ड्स, एवर ऑनवर्ड्स। ये याद रखिएगा, मैंने ये इसलिए लिखा था, मुझे ये टिक करने वाला हमेशा याद रहता है। ये रिसेंट की एक एग्जाम में, एशियन गेम्स ही चल रहे थे, तब एग्जाम में ये पूछा गया था कि एशियन गेम्स का ये जो मोटो है, ये किसने दिया है एवर ऑनवर्ड्स? आंसर था जवाहरलाल नेहरू ने। ये मोटो किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने। हो सकता है एशियन गेम्स से रिलेटेड बैकग्राउंड पे नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन पूछ ले, एशियन गेम्स के सिंबल क्या है? ऑल टाइम ओके, सिंबल इसका एक ही है, द शाइनिंग सन। द शाइनिंग सन, ये इसका सिंबल है। चलिए, इतना फैक्ट्स एशियन गेम से रिलेटेड मोर देन इनफ होगा। फर्स्ट एडिशन से लेके सेकंड एडिशन तक हमने अभी इंडिया में कितने बार होस्ट हुआ है, मोटो क्या था, सारी चीजें बहुत अच्छे से देख ली। और अभी आज की मरियप्पन, ये न्यूज ऑफ द डे था। ठीक है, आगे और हम इससे रिलेटेड, मैंने और भी न्यूज लाए हैं पैरालंपिक्स से रिलेटेड, जिन्होंने गोल्ड जीता है। फिलहाल नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। आज का नेक्स्ट न्यूज है हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो होती है इंडिया और मलेशिया के साथ। आपको याद रखना, इंडिया और मलेशिया के साथ ये रखी गई है। इस साल, मैं पहले ही बता रहा हूं, एनडीए और सीडीएस वालों की आदत क्या है, अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछते वो पता है कि हर बार लोग ये रट के आते हैं कि हरिमाऊ शक्ति किसके बीच होगा, इंडिया और मलेशिया के। आपको एग्जाम में वो लोकेशंस के ऊपर मल्टी लाइनर में क्वेश्चन डालने लगे हैं। तो अगर हरिमाऊ शक्ति आपने रट्टा मार भी लिया है कि इंडिया और मलेशिया के साथ है, जो कि बहुत ज्यादा आसान भी है, हरिमाऊ के अंदर देखो एम फॉर माऊ और एम फॉर मलेशिया, ये याद रखना आसान है। लेकिन वेन्यू क्या था इस बार, इस साल का वेन्यू क्या था? आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एम फॉर मलेशिया, एम फॉर माऊ और एम फॉर मेघालय। तो आपको ये याद रखना है। इस साल कहां होस्ट किया गया? मेघालय सिटी में। ठीक है, और इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? राजपूत रेजिमेंट ने। राजपूत रेजिमेंट, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये इंडियन आर्मी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट है, जिसको 18th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया था। राजपूत रेजिमेंट ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। राजपूत रेजिमेंट कहां का है? फतेहपुर। इसका यूनिट कहां है? फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था उत्तर प्रदेश। इस बार न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है। फॉर एग्जांपल, उत्तर प्रदेश की रिसेंट में ही मैंने एक न्यूज बताई थी, पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट कहां का है? उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, चलिए आज की, अच्छा नेक्स्ट न्यूज से बढ़ने के पहले, एक्सरसाइज सी ड्रैगन, एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ये आपके शायद एनडीए का ही पार्ट बना था। एक्सरसाइज सी ड्रैगन किसके बीच में होता है? इंडिया, यूएसए, इसके अलावा जापान, उसके अलावा साउथ कोरिया और उसके अलावा कनाडा। टोटल 4 से 5 कंट्रीज है। आपको पूरी याद रखनी है, ऑप्शन में कोई एक ही दी जाएगी। बट सी ड्रैगन देख के लोगों को ड्रैगन दिखा तो चाइना जापान ही याद आता, तो जापान तो है ही है। उसके अलावा आपको यहां पर याद रखना है साउथ कोरिया, कनाडा और यूएसए। ये 5 कंट्रीज है जो इसमें पार्टिसिपेट करती है। एक और है वॉस्टॉक। वॉस्टॉक एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में होता है।
संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट, ये एग्जाम का पार्ट बन चुका है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया। अजय वॉरियर यूएसए। आपको ये कुछ याद रखना है। और कोंकण एक्सरसाइज यूके। कुछ चीजें जो आपको ये भूलनी नहीं है। और एक और था खंजर, ये भी आपके एनडीए का पार्ट बन चुका है। ये आपके एनडीए में क्वेश्चन पूछा जा चुका है खंजर के ऊपर। मैं बता रहा हूं किर्गिस्तान। ओके, खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान। मैंने यहां पर इंडिया नहीं लिखा है, आपको मान के चलना है इंडिया प्लस। ये हर कंट्री किसके बीच में हो रहा है? इंडिया प्लस रशिया, इंडिया और सारी चीजें। ठीक है, अब ये पुरानी एक्सरसाइज में डिस्कस नहीं करने वाला हूं। हैंड इन हैंड किसके साथ है, सूर्या किसके साथ है, मान के चल रहा हूं। और ये अभी न्यूज में भी नहीं चल रहे। फिलहाल आपको इतना मोर देन इनफ होगा। आगे बढ़ जाते हैं। शैलेश कुमार, नेक्स्ट न्यूज आज की देख लेते हैं। शैलेश कुमार, इसके पहले मरियप्पन जो हमने ये देखा था ना, वो भूल गए चल जाएगा, इनको नहीं भूलना है। ये भी हाई जंपर है, इन्होंने गोल्ड मारा है इस साल। हाई जंपर कहां पर गोल्ड मारा है? एशियन पैरालंपिक्स में। आपको ये नाम याद रखना है। इनके अलावा निषाद कुमार, आपने देखो हर लोगों में कुमार ही लग रहा है। आपको कुमार दिख जाए ना, देखो मैं बता रहा हूं, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, ये भी हाई जंपर है। किसी भी एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन बताऊं क्या है? वो स्पोर्ट्स प्लेयर का नाम देते हैं और पूछते हैं वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। अगर नाम में कुमार लग जाए, नोटिस किया आपने, वो जंपर ही है। और अक्षय कुमार भी जंपर ही है। मूवीज में वो केवल स्टंट सबसे ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करता है। इसीलिए हमने नालंदा के लिए एग्जाम्पल बनाया था। नाला कौन कूद रहा था? अक्षय कुमार। तो आपको कुमार ही याद रखना है जो कि जंपर होंगे। शैलेश कुमार हाई जंपर, निषाद कुमार हाई जंपर, दोनों ने गोल्ड मारा है। और सिल्वर वाले तो मैंने बता दिया। पैरालंपिक्स इस साल होस्ट कहां हो रहा है? चाइना। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट न्यूज की ओर हम बढ़ते हैं। आज की नेक्स्ट न्यूज क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया है इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल। इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल। तो आपको ये बहुत ही सिंपल, श्योर, शॉर्ट और बहुत ही काफी स्वीट सा क्वेश्चन हो सकता है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दिया जाएगा सिंपल सा, और पूछेगा इस साल ये होस्ट किसने किया है। आपको याद रखना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इन्होंने होस्ट किया है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूं मैं। म्यूजिक डे 21 जून को मनाया जाता है। डांस डे 29 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे भी डेज मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से कमांड बना के रखी है। डेज के ऊपर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो म्यूजिक डे 21 जून, डांस डे 29 अप्रैल और स्माइल डे, वर्ल्ड स्माइल डे, ये आपका रहता है 6 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर का तो मैंने पहले से ही बता के रखा है, डॉल्फिन डे। चलिए, अच्छा, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक हिस्ट्री से क्वेश्चन कनेक्ट करना चाहूंगा जो आपके दिल्ली पुलिस में एक बार पूछा गया था। दिल्ली पुलिस का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं। 2020 में क्वेश्चन ये आया था, 2021, कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कौन है? फाउंडर है। एक क्वेश्चन पूछा था कि बनारस, जैसे ही साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत में लौटे थे तो उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके हिंदी में स्पीच डिलीवर की थी। ईयर क्या था? 1916। 1916 में गांधी जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके स्पीच दी थी। इसलिए 1916 में ही उन्होंने लखनऊ का सेशन अटेंड किया था आईएनसी का। वहीं पर राजकुमार शुक्ला गांधी जी से आकर मिले थे और बोले थे चंपारण सत्याग्रह परफॉर्म करिए, हमारी मदद करिए। यहां पर ये आपसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी भी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी का एक और फैक्ट बताना चाहूंगा जो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, यूनिवर्सिटी भारत में एक्ट कौन सा है? 1904। ये किसने पास किया था? लॉर्ड कर्जन। किसने पास किया था? लॉर्ड कर्जन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि पूछा जा चुका है, एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1953। मैंने 3
फैक्ट्स यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बताए हैं। आपको ये तीनों याद रखनी है। यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी स्टैब्लिश कब हुआ, यूनिवर्सिटी एक्ट कौन सा है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है। केवल 3 चीजें डिस्कस की है, तीनों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं हम। बिशन सिंह बेदी, एक और स्पोर्ट्स की न्यूज। बिशन सिंह बेदी, इनकी डेथ हो गई। ये कौन थे, क्रिकेटर। कितने साल की उम्र में डेथ हुई, 77। भूलिएगा मत क्रिकेट, हम हर रोज मैं कोई ना एक स्पोर्ट्स की न्यूज आपके लिए यहां पर ले आता हूं, ठीक है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, दिया जा चुका था 1970 में पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला। इन्हें सीके नायडू, ये भूलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब बात कर लेते हैं ये सीके नायडू के बारे में। क्रिकेट के थोड़े से बैकग्राउंड में हर रोज डिस्कस करता हूं, ठीक है। सीके नायडू इंडिया के फर्स्ट कैप्टन थे क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेट टीम के फर्स्ट कैप्टन। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए ओवरऑल, जब से भारतीय क्रिकेट टीम ने खेलना चालू किया है, तब से ये भारत टीम के फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन थे ओवरऑल टेस्ट टीम के। भारत ने अपना टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट टाइम 1932 में खेला था। उस टाइम टेस्ट टीम के कैप्टन कौन थे, सीके नायडू। आपको ये याद रखना है, क्रिकेट में कितने तरीके से एक बैट्समैन को आउट किया जा सकता है। कई बार अगर आप अपने इंटरव्यू में, क्वेश्चन में, आप अपने जब रेज्यूमे में ये डालते हो कि क्रिकेट मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स गेम है, तो आपको क्रिकेट से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो अभी पूछा जा रहा है वो ये है कि एक बैट्समैन को कितने तरीके से आउट कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, 11 तरीकों से आउट किया जा सकता है। छोटा छोटा सारी चीजें आप देख लीजिएगा। फिलहाल होम ऑफ क्रिकेट किसे कहा जाता है, आज मैंने कुछ नए क्वेश्चंस लाए हैं। होम ऑफ क्रिकेट ये किसे कहा जाता है, लॉर्ड्स को। भारत का सबसे पहला क्रिकेट का जो क्लब है उसका नाम क्या था, कलकत्ता क्रिकेट क्लब, जिसे एस्टेब्लिश किया गया था 1792 में। भारत का पहला क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब। और अगर वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिकेट क्लब पूछा जाए तो एमसीसी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। इतना मोर देन इनफ होगा। हमने आज क्रिकेट के बैकग्राउंड्स थोड़े दूसरे से डिस्कस कर लिए, अलग तरीके से। हमेशा मैंने कॉमन नहीं बताया कि क्रिकेट का पहला मैच कब हुआ, क्या हुआ, ठीक है। आज चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल हाँ, अच्छा एक और चीज, आपकी बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रिसेंट की क्रिकेट से रिलेटेड जो एग्जाम्स में बुक के ऊपर क्वेश्चंस आए वो थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी का नाम है सनी डेज, ये आपको याद रखना है बहुत ज्यादा। एक और चीज बता रहा हूं, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आप भूल जाएंगे तो भी चलेगा, आपको ये नहीं भूलना है। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग अच्छे से लिख लेंगे। सुनील गावस्कर की बुक मैंने बता दिया, सनी डेज। कपिल देव की बुक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ठीक है। यहां पर तीसरी बुक आती है सुरेश रैना की, इनकी बुक का नाम है बिलीव। सचिन तेंदुलकर की बुक का नाम है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। और आखिरी बुक बताना चाहूंगा जो रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के महान स्पिनर शेन वॉर्न की डेथ हुई थी, उनकी बुक का नाम है नो स्पीड, नो स्पीड, ठीक है। ये कुछ आपको क्रिकेट से रिलेटेड बुक्स है जो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आज नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। नेशनल यूनिटी डे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, इसका कारण है हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे होता है कब, 31 अक्टूबर को। उस दिन में हर साल इंडिया क्या सेलिब्रेट करता है, नेशनल यूनिटी डे। आज तारीख क्या है, 24 अक्टूबर। आज है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे। आपको ये भूलना नहीं है, 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क। 1946 लंदन में इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी।
1945 से ही इंडिया इसका मेंबर है। 2001 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज मैंने आपको यह भी बताया था 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी और बरोबर 100 साल नोबेल प्राइज को 2001 में हुआ था और 100वां जब वो लोग अपनी सेंचुरी मना रहे थे तो याद रखिएगा उस साल नोबेल पीस प्राइज दिया गया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। और उस समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे? कोफी अन्नान। एक और चीज, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ट्रिग्वे ली। ये बहुत ज्यादा आपकी एग्जाम से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ट्रिग्वे ली, जो कि किस कंट्री से है? नॉर्वे, नॉर्वेजियन। फर्स्ट एशियन भी बता चुका हूं मैं, यूथांड। यूथांड ये फर्स्ट एशियन है जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल बने थे। तो आपको ये याद रखना है। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? म्यांमार। इतने फैक्ट्स आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के याद रखने ही पड़ेंगे। और लास्ट टाइम मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल 6 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अगर ये याद नहीं है तो अभी फिर से बता रहा हूं, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? और 6 ऑर्गन में एक और ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, उसे पुलिस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल का निकनेम आपको ये याद रखना है। पिछली बार मैंने 2 ही ऑर्गन के ऊपर बात किया था। चलिए आज 3rd ऑर्गन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सुप्रीम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको ये याद रखना है, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हेग में इसका हेडक्वार्टर है। यही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको केवल यही याद रखना है। ICJ के बारे में डिटेल डिस्कशन हम किसी और दिन कर लेंगे। फिलहाल आज यही कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां है? कहां है? हेग, जो कि कहां आता है? नीदरलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, इतना डिस्कशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन के लिए है। रिसेंट में हमने चेस के अभी हमारे जो ग्रैंड मास्टर है कार्तिकेयन मुरली, कार्तिकेयन मुरली, इन्होंने मैग्नस कार्लसन को बीट किया है। इन्होंने मैग्नस कार्लसन को बीट किया है और मैग्नस कार्लसन को बीट करने वाले ये 3rd इंडियन बन गए। फर्स्ट इंडियन कौन थे? हरि कृष्णा, हरि कृष्णा ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को बीट किया था। विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद ये सेकंड इंडियन थे और ये 3rd इंडियन बन गए हैं। मुरली ये वर्ल्ड 24 इयर्स के हैं। और वहीं पर मैग्नस कार्लसन 33 साल, उनका 20 साल का अनुभव है चेस की फील्ड में। मैग्नस कार्लसन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? नॉर्वे। आपको मैंने बोला है देश किसी भी प्लेयर का बहुत अच्छे से याद करते हुए चला करिए। लास्ट टाइम मैंने बताया था गेम बीट, चेस से रिलेटेड, चेस का जो हम खेल शुरुआत करते हैं उसे गेम बीट कहा जाता है और खत्म करते वक्त चेक एंड मेट, चेकमेट कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक स्टेलमेट भी कहा था। एक होता है कैशलिंग। कुछ ये तथ्य थे जो आपको चेस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बताया था। ऐसा माना जाता है कि चेस का जो ये 16 बॉक्सेस वाला ये जो मॉडर्नाइज्ड चेस गेम है ये इंडिया ने चालू किया था 13वीं सदी में। अलग अलग जगह अलग अलग डेटा मेंशन है। एंशिएंट जो अगर आपको क्वेश्चन में इंडिया नहीं दिख रहा है, पूछा जा रहा है प्राचीन चेस की शुरुआत किसने की, तो चाइना आंसर होगा। और अगर आपको चेस का फादर पूछ लिया जाए तो मिस्टर विलियम, मिस्टर विलियम ये चेस के फादर कंसीडर किए जाते हैं। आपको ये कुछ तथ्य चेस से रिलेटेड याद रखने हैं। चेस डे हर साल कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। भूलिएगा मत, डेज को बहुत ज्यादा फोकस करते हुए चला करिए। और 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की शुरुआत 20 जुलाई 1924 में हुई थी। जो चेस के वर्ल्ड कप जो करवाते हैं वो एजेंसी का नाम है फाइड, और फाइड का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ठीक है, फिलहाल इंडिया का फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन था? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, और फर्स्ट वुमन ग्रैंड मास्टर कौन थी? विजय, चलिए ठीक है, एस विजय लक्ष्मी। और ये जो फर्स्ट विश्वनाथन आनंद इंडिया के ग्रैंड मास्टर थे वो 1988 में बने थे। ये ईयर पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, हो सकता है किसी एग्जाम में घुमा के आपको ये दे दे कि इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद
किस ईयर में चेस के ग्रैंड मास्टर बने थे। बहुत ज्यादा अच्छे से ये चीज याद रखनी है। चलिए आज का नेक्स्ट और लास्ट न्यूज जो है, अमरोहा ढोलक, अमरोहा ढोलक, इसको रिसेंट में जीआई टैग दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये अमरोहा ढोलक किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो ये ढोलक उत्तर प्रदेश का है। इसको बहुत ही फेमस यहां पर अलग अलग कम से कम 4 से 5 अलग अलग तरह के वुड से बनता है। डिफरेंट काइंड ऑफ वुड इसमें मेंशन मतलब यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री, जो आम का पेड़ होता है, उसकी लकड़ियां भी इसमें यूज की जाती है इस ढोलक को बनाने के लिए। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। ब्लैक राइस, ये भी न्यूज में चल रहा था। ब्लैक राइस जिसे रिसेंट मतलब इस न्यूज को लगभग 6-8 महीने हो चुके हैं। फिलहाल ब्लैक राइस जिसको जीआई टैग मिला था, ये मणिपुर का प्रोडक्ट है। मणिपुर का प्रोडक्ट है, एक है जिसको जीआई टैग मिला है। और एक हमने देखा था इस साल बिहार का, कौन सा वो था पैडी, मरचा पैडी, मरचा पैडी, जो कि इस साल बिहार के जीआई टैग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट की न्यूज है। मरचा पैडी भूलना नहीं। और एक मरचा राइस भी था, मरचा राइस, ये भी कहां का है, बिहार का ही। एक और चीज हमने देखा था कटरानी राइस, और एक था मिथिला मखाना, और एक है कंधमान हल्दी। ये भूलिएगा मत, ये आपके एग्जाम का पार्ट पहले बन चुका है। कंधमान हल्दी, इसको भी जीआई टैग मिला था। ये थोड़ी पुरानी न्यूज हो गई है, लेकिन हो सकता है अगर रिपीट मार दे तो आपका इतना जीआई टैग मैंने आज बताया है। अलग अलग स्टेट्स के जीआई टैग्स को मैंने मेंशन किया है। यहां पर जीआई टैग यानी क्या होता है, एक और बार समझा देता हूं। जीआई का फुल फॉर्म है, जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग का जो किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, जीआई टैग का अलग से एक एक्ट है, जीआई टैग एक्ट 1999, आपको ये याद रखना है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग दिया जा रहा है तो क्या उसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है, तो बिल्कुल होती है। हर 10 साल में उसे रिन्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिलता है तो उसे क्या फायदा होता है, उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। मैंने पिछली बार बोला था, अगर किसी भी किसान की इनकम को दुगना करना है, 1.5 गुना करना है, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग कर दो। जिस राज्य का अगर किसान सबसे ज्यादा उस प्रोडक्ट में डील करेगा तो उसकी जो इनकम है वो तुरंत दुगनी हो जाएगी। सबसे फेमस एग्जांपल बताया था कड़कनाथ मुर्गा, कहां का है, मध्य प्रदेश। अगर बाकी मुर्गे मान लीजिए 500 रुपए किलो में अगर मान लेते हैं बिक रहे हैं, तो अगर उसको जीआई टैग दिया गया है तो वो हो सकता है 900 या 1000 रुपए किलो में ही बिकेगा। सीधा दुगना रेट बढ़ जाता है। तो आप याद रखिएगा ये कंधमान हल्दी के बारे में, ठीक है, और जीआई टैग के बारे में। और भारत का सबसे पहला जीआई टैग 2003 में दिया गया था। कोई मुझे बताना चाहेगा, दार्जिलिंग टी, ये याद रखिएगा, आज का ये लास्ट फैक्ट था। दार्जिलिंग टी 2003 में भारत का जीआई टैग दिया गया था। हर साल हर स्टेट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीआई टैग में कंपीट करता है। रिसेंट में केरला नंबर 1 पे चल रहा था, जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया था। उसको रिसेंट में फिर तमिलनाडु ने बीट किया। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहता है। तो केरला और तमिलनाडु में हमेशा फाइट चलती है कि सबसे ज्यादा जीआई टैग्स कौन सा स्टेट देगा। तो मैं बताना चाहूंगा ये दार्जिलिंग टी इंडिया का फर्स्ट टी था प्रोडक्ट, जिसको क्या दिया गया था, जीआई टैग। आज का यहां पर हमारा शो हम खत्म करते हैं। कंटेंट तैयार करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।